क्या 1000 हॉकर्स को हटाने का मतलब सिर्फ 1000 जॉब्स ख़त्म करना है या करोड़ों रुपये की इकोनॉमिक चेन को तोड़ देना? आज इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, सलाम। मैं मुस्तफिजुर रहमान एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। हमारी विशेष सीरीज हॉकर्स एविक्शंस वर्सेस इकोनॉमिक रियलिटी के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे देश की जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर पर आधारित है। आज हम उससे भी गहराई में जाएंगे। आज हम एक ऐसा और ऐसी इनविजिबल इकोनॉमिक चेन की बात करेंगे जिसके बिना देश की बड़ी बड़ी मिल्स, फैक्ट्रीज और कॉरपोरेट कंपनीज तक प्रभावित हो सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हॉकर्स को हटा दिया जाए तो लोग शॉपिंग मॉल में जाएंगे और बड़ी कंपनियों का फायदा होगा। लेकिन एक बात पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इकोनॉमी को समझने की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। आइए डेटा और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर समझते हैं कि फुटपाथ पर होने वाला ये छोटा छोटा व्यापार अधिक और आखिर देश की बड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे जीवित रखता है। मनी वेलोसिटी और लिक्विड कैश फ्लो चेन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेलोसिटी ऑफ मनी यानी पैसा जितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इकोनॉमी उतनी ही मजबूत होती है। ओके? और हॉकर्स इस वेलोसिटी को रॉकेट स्पीड पर चलाए रखते हैं। इसे हम कहते हैं कि लिक्विड कैश फ्लो चेन। और इस लिक्विड कैश फ्लो चेन किस तरीके से काम करता है, मैं उसको थोड़ा विस्तारित तरीके से मैं बोलना चाहूँगा। मानिए कि एक फुटपाथ का एक हॉकर्स सुबह होलसेल मार्केट से कैश में सामान खरीदता है। होलसेल वही पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर वही पैसा टेक्सटाइल मिल्स और प्लास्टिक फैक्ट्री और एफएमसीजी कंपनी तक पहुंचाता है। आप सोचिए, जब आप 1000 हॉकर्स को सड़क से हटा देते हैं, तब आप केवल 1000 लोगों की रोजी रोटी नहीं छीनते, आप उन
1000 लोगों के माध्यम से हर दिन होलसेलर मार्केट में घूमने वाले लाखों रुपये का कैश फ्लो को भी जो उसका चेन है उसको आप काट दे रहे हैं। इसका झटका सिर्फ फुटपाथ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर तक ये इफेक्ट पहुंचेगा। तो अगर मैं बोलूं, भारत में जो टेक्सटाइल, फुटवेयर और प्लास्टिक गुड्स इंडस्ट्री का जो बड़ा हिस्सा शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि ओपन मार्केट और स्ट्रीट रिटेल जो नेटवर्क है, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। मैं सीरियसली कहता हूं इस चीज को। रेडीमेड जो गारमेंट्स है, जो रेडीमेड जो कपड़ा होता है, जो मेड इन इंडिया होता है, भारत में बनने वाले सामान्य कपड़ों का लगभग 60 से 65% ओपन मार्केट और स्ट्रीट वेंडर्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है ना जी? प्लास्टिक और हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास द्वारा उपयोग की जाने वाली जो लगभग 70% प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम्स छोटे हॉकर्स और लोकल वेंडर्स बेचते हैं। सब सारी चीज। अगर मैं फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करूं, एफोर्डेबल जो फुटवेयर मार्केट्स का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रीट रिटेल नेटवर्क के जरिए जाता है। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनी और फैक्ट्रीज भी अपनी प्रोडक्शंस वॉल्यूम को बेचने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वेंडर्स पर निर्भर रहती है। अगर हॉकर्स अचानक गायब हो जाए तो फैक्ट्रीज के वेयर हाउस में माल जमा होने लगेगा, ज़्यादातर प्रोडक्शन कम होगा और अंत तक ले ऑफ शुरू हो सकते हैं। डेवलप्ड कंट्री के एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको जापान का, हम सभी जापान की टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान ने अपनी इनफॉर्मल रिटेल इकोनॉमी को खत्म नहीं किया? वहां एक विशेष मॉडल है जिसे शोटेंगोई कहा जाता है, मतलब जापानी लैंग्वेज में कहा जाता है। जो लोकल स्ट्रीट जो हम लोगों का जो वेंडर्स है और जो हॉकर्स है, उधर का जो गली होता है ना, उसको जापानी लैंग्वेज में शोटेंगोई कहते हैं। इसे आप लोकल मार्केट स्ट्रीट होते हैं उस जगह पे जहां छोटे दुकानदार, फूड वेंडर्स और स्ट्रीट सेलर्स व्यवस्थित रूप से व्यापार करते हैं। जापान की जो गवर्नमेंट
समझती है कि चाहे टोयोटा और सोनी जैसी बड़ी कॉरपोरेट कितनी भी सफल क्यों ना हो, देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी को चलाने के लिए चलाने में जो स्मॉल रिटेलर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए जापान ने शॉपिंग मॉल और ट्रेडिशनल स्ट्रीट मार्केट दोनों को साथ साथ विकसित किया। उन्होंने कॉरपोरेट को बड़ा बनाने के लिए छोटे व्यापारियों का गला नहीं घोटा, समान रूप से विकसित किया। वीडियो के अंत में मैं फिर कहना चाहूंगा कि इकोनॉमी लोगों के लिए होते हैं। लोगों को भूखा रखकर किसी शासक और किसी शहर का विकास या सौंदर्य या ब्यूटिफिकेशन लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आप किसी पेड़ की जड़ काट कर केवल उसकी शाखाओं को पानी देंगे तो वो पेड़ कभी जीवित नहीं रहेगा। ओके, उसी तरह स्ट्रीट लेवल और जो स्ट्रीट लेवल लिक्विड कैश फ्लो चेन को नष्ट करके आप किसी भी देश को डेवलप नेशन नहीं बना सकते। आप फैसला प्रशासन को करना है। क्या उन्हें केवल टेम्पोररी मतलब ताली चाहिए, अप्लॉज चाहिए, या लॉन्ग टर्म्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या आपके इलाके के बाजार और छोटे व्यापार इस एविक्शन ड्राइव से प्रभावित हुए हैं क्या? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और इस इकोनॉमिक रियलिटी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि पर कैपिटा इनकम और लिविंग कॉस्ट पर हॉकर एविक्शन का जो सीधा प्रभाव, इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।